नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। करीब एक साल पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले जयंत चौधरी का मन लगातार छिटक रहा है। आज जयंत चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसके बाद से सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल है। दरअसल ईद उल फितर पर नमाज को लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों को एक सख्त चेतावनी जारी की है। इसी से जुड़ी खबर को अपने एक्स हैंडल पर अटैच करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लिखा है और 4 शब्दों में लिखा है, सुनिएगा। पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984, यानी ऑरवेल के 1984, ऑरवेल के 1984 की ओर पुलिसिंग। इन 4 शब्दों ने चारों तरफ हलचल क्यों मचाई, आप सोच रहे होंगे। तो इसके लिए जरा इस ट्वीट का मतलब समझ लीजिए। जॉर्ज ऑरवेल एक विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं और उनका एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है 1984 यानी 1984। यह उपन्यास एक तानाशाही शासन में लोगों की आजादी और सच को दबाने, सच को नियंत्रित करने की एक कहानी कहता है। इसमें सत्ता हर नागरिक पर निगरानी रखती है और इतिहास को बदलकर जनता को नियंत्रित करती है। अब आप समझिए, यह इशारा 4 शब्दों में जयंत चौधरी कर रहे हैं। सीधे सीधे वो योगी सरकार या कहें कि यूपी की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हाल ही में मेरठ के एसपी सिटी जो है, वहां के आयुष विक्रम सिंह, उन्होंने कहा था कि अलविदा के जुमे की नमाज, यानी कल जो जुमा है उसकी नमाज और ईद के मौके पर सड़क और छतों पर नमाज अदा करने के लिए पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आएगी। और इसी पर जयंत चौधरी ने ये सोशल मीडिया पोस्ट किया और इसके बाद कई सवाल उन्होंने अपने इस पोस्ट के जरिए खड़े कर दिए। पहला सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। दूसरा सवाल यह कि क्या बीजेपी की राजनीति से जयंत की अपनी पार्टी में किसी तरह का कोई घमासान है। और तीसरा सवाल यह कि क्या 2027 तक बीजेपी के साथ बने रहेंगे जयंत चौधरी। यह अहम सवाल है। पिछले दिनों दरअसल बीजेपी की एक विधायक है बलिया की केतकी सिंह, उनके भी एक ट्वीट पर, जो कि मुसलमानों से ही जुड़ा हुआ ट्वीट था, उस पर एक बड़ी तगड़ी प्रतिक्रिया दी थी जयंत चौधरी ने, यानी उस ट्वीट का भी उन्होंने विरोध किया था। तो जयंत चौधरी के मन में क्या चल रहा है, मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी के प्रति आरएलडी का यह गुस्सा किस हद तक है, क्या यह गठबंधन में किसी तरह की किसी दरार का इशारा करता है। ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है पुष्पेंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही केपी मलिक, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और खास तौर पर ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो जयंत की पॉलिटिक्स और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से ये समझते हैं और हम इनसे समझेंगे। सबसे पहले पुष्पेंद्र भाई, आपसे बहुत दिनों बाद चूंकि मुलाकात हो रही है तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। मैंने एक लंबी भूमिका पढ़ी, इसी के आधार पर सवाल है कि जयंत चौधरी के मन में क्या चल रहा है। क्या बीजेपी को लेकर उनके मन में जो खटास है, जो खाई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और कहां तक जाएगी। नीरज भाई नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपके चैनल पे आ रहा हूं और केपी भाई से मुलाकात करवाने के लिए बहुत धन्यवाद। केपी भाई साहब से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आपके दर्शकों का मैं स्वागत भी करना चाहूँगा, उन्हें अभिनंदन करना चाहूँगा कि वो ऐसे विषय पर अपनी सक्रिय राय देते हैं और हम लोग भी उनका फीडबैक लेके आगे सोचने को विवश होते हैं। जहाँ तक आज के प्रकरण की बात है तो संयोग से फिर मैंने जयंत जी से बात की और जो उन्होंने मैसेज भेजा वो मैंने रजत को भेजा भी है। आप कहें तो वो इंग्लिश में है, मैं वर्बाटिम उसे पढ़ना चाहूंगा दर्शकों के लिए जी, अगर आप नीरज भाई साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जयंत जी लिखते हैं, जस्ट दैट रोड्स शुड ऑलवेज बी क्लियर, पीपल शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल विद जॉय एंड पीस बट नॉट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एनीवन, बट द वे द पुलिस ऑफिसर इज कम्युनिकेटिंग इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन ही इज सेइंग वी विल टेक अवे पासपोर्ट्स. Police officers should have constructive dialogue with community leaders and involve them in such announcements sensitively. मतलब उन्हें संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए और पुलिस का जो रवैया है वो उन्हें बहुत बुरा लगा, जिस पर उन्होंने ये आज की टिप्पणी की है जिसे आपने अभी पढ़ के बताया था। जब इस संबंध में मैंने कहा कि साहब ये तो बीजेपी से अलग रहा है, तो उन्होंने एकदम से जोरदार तरीके से इसका खंडन किया और कहा कि इस ट्वीट का या इस मैसेज का
बीजेपी से किसी भी तरह के भेदभाव का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पुलिस अधिकारी के रवैये पर मैंने टिप्पणी की है। अब ये बात तो रही ऑफिशियल जो जैन जी ने कही और जो हमने अपने दर्शकों को बता दी, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या ये हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत कर पाएगा ये आंसर? मुझे लगता है नहीं। पहले आपने केतकी का उदाहरण दिया तो वो यही था कि उन्होंने लिखा था कि मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, यही शब्द थे शायद, अगर मैं याद कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनका स्टेटमेंट भी ये था कि भाई वो अस्पतालों में भी उनके लिए अलग इलाज हो जाना चाहिए, ये सारी बातें। अब जो माहौल चल रहा है वो ये है, लेकिन इससे पहले केवी भाई तो खैर बहुत अनुभवी हैं और बहुत उन्होंने भी देखा है, पर कुछ मैं कहना चाहूँगा राजनीति से हटके नीरज जी, वो ये है कि देखिए हमने बहुत सारे शासनकाल देखे। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मायावती जी का शासनकाल था, बहुमत से सरकार बनी थी, लेकिन क्या मायावती जी ने सारे पुलिस अधिकारियों को या थानेदारों को ये कह दिया था कि अगर कोई जाटा हुआ आएगा तो उसका बड़ा स्वागत होना चाहिए थाने में और उसकी गलत और सही सारी बातें मान लेनी चाहिए? मुझे लगता है नहीं, ऐसे कहीं नहीं कहा होगा। लेकिन हमने भी देखा और आपने भी देखा कि उस टाइम जब कोई हरिजन या जाटा थानों में जाता था उसका कैसा स्वागत होता था। देहात में, गांव-गांव में दलित उत्पीड़न की बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखी गई, जिसका खामियाजा बाद में उन्हें उठाना पड़ा। सेम हाल हुआ अखिलेश जी के समय पे। जब अखिलेश जी की सरकार आई तो जो दाढ़ी वाले हमारे मौलाना आ जाते थे थानों में या अधिकारियों पर, उनका बहुत स्वागत होता था और डरे हुए बहुत सारे इंस्पेक्टरों ने देखा बाहर थाने तक छोड़ने आते थे। तो क्या अखिलेश ने ये कहा था कि कोई भी दाढ़ी वाला है तो उसके कुर्सी बिछा के स्वागत करना? शायद नहीं। अब योगी जी के शासन में जो मुस्लिमों के लिए उनके संदेश स्पष्ट हैं। अभी कल का भी जो उनका पॉडकास्ट था एएनआई पे, वो भी बहुत सी बातें कहता है। तो इससे क्या होता है कि एक नीचे तक एक संदेश चला जाता है और शायद आयुष विक्रम सिंह जो एसपी सिटी मेरठ हैं, उन्होंने उसी संदेश को थोड़ा आगे बढ़ चढ़ कर ये कह दिया। उन्होंने संभल को भी देख रहे हैं, जानू चौधरी लगातार बोल रहे हैं कि पासपोर्ट तक जब्त कर लिए जाएंगे। इसको कोई भी इसका औचित्य या उचित इसे नहीं ठहरा सकते, आप और हम। अब बात आती है राजनीति की, चाहे वो केतकी का मैसेज हो या आज का मैसेज हो। जैन जी क्या छटपटाहट में है? कोई छटपटाहट उनके मन में है? प्रत्यक्षता देखा जाए तो कहीं ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाते हैं, 2019 में जीरो पे आ जाना, चापरोली से एक विधायक का छोड़ के चले जाना, कहीं किसी सदन में कोई प्रतिनिधित्व ना होना, उसके बाद हाथ मिलाना अखिलेश से, और फिर मलिक साहब को भी याद होगा वो महापंचायत शायद 5 सितंबर 2021 की थी, जहां अल्लाह और अकबर और हर हर महादेव के नारे एक ही मंच पर लगे थे। तो बहुत दिनों बाद वो जो मुस्लिम और जाट गठजोड़ था उसकी एक बांगी मुजफ्फरनगर में दिखाई दी। उन्हें संजीवनी मिली, 8 और 9 विधायक आ गए। बाद में भारत रत्न जैसे चौधरी साहब के लिए डिक्लेयर हुआ तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के प्रति हुआ, और जो बार बार बीजेपी से पीछे हट रहे थे जयंत ने हाथ मिला लिया और 2 सांसद बन गए। लेकिन एक जो बैक ऑफ द माइंड में एक जो डर होता है, जो अजगर और मजगर वाली राजनीति थी जहाँ चौधरी चरण सिंह सबको साथ लेके चलते थे, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते ही मुस्लिम वोटों का डर मन में बैठ जाता है कि वो क्या होगा अगले चुनाव में, अगर उनका साथ मिलेगा, थोड़ा बहुत भी मिलेगा नहीं। तो ये आशंका कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के मन में होगी और वो ये कम से कम दिखाना चाहते होंगे कि वो न्यूट्रल हैं, कम से कम दुश्मन नहीं है। अगर दोस्त नहीं है तो वो है ना कि दुश्मनी करो जम के, पर मौका मिले तो हाथ मिलाने में शर्म ना आया, ऐसी गुंजाइश छोड़ो। तो मुझे लगता है ये उसी की एक वानगी है। बाकी और मलिक साहब हैं और नीरज जी भी हैं, आप भी व्याख्या करेंगे, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कभी रास्ते ऐसे जुदा ना हो जाएं कि वो कभी हाथ भी मिलाने लायक ना रहें। तो मुझे लगता है ऐसी कोशिश जयंत जी की है। साहब आपसे भी यही सवाल है। देखिए दोनों बातें तो एक साथ चल नहीं सकती ना, या एक रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन कल को चुनाव आएगा, गठबंधन करना, सीटों का बंटवारा होगा, तब चीजें स्पष्ट होंगी। अभी तो हो सकता है कि आप ट्वीट भर से काम चला लें। और क्या सिर्फ जयंत चौधरी के ट्वीट को ही हमें देखना चाहिए? क्या उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ चल रहा है? मैं आपसे इसका जवाब लूं उससे पहले सिर्फ एक उनके प्रवक्ता हैं अनुपम मिश्रा, उनका एक 30 सेकंड का बाइट सुनाना चाहता हूं दर्शकों को, जब हमने इस पर प्रतिक्रिया उनसे ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मुझे याद पड़ता है कि संसद भवन के अंदर भाषण देते हुए कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो वो तो समावेशी विचारधारा के हैं कि सभी तरीके के विचार आने चाहिए।
तो कहीं सरकार से जहां हम नहीं सहमत होंगे वहां हम अपनी बात रखेंगे, और जहां हम सहमत वहां भी हम साथ हैं, साथ हर तरीके से हैं। और एक मुझे लगता है कि अच्छे पार्टनर का, सहयोगी और साथी का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने साथी को इस बात के लिए ताकीद करता रहे, जागरूक करता रहे कि ये सही है, ये गलत। तो ये कह रहे हैं कि हम एक अच्छे साथी के तौर पर अपने साथी को बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। मलिक साहब, क्या बात इतनी शरीफाना है, इतनी नरम है? क्या सुरों की नरमी से मन की गर्मी का अंदाजा लग रहा है? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो अभी आपने जिन पार्टी प्रवक्ता की बाइट सुनाई है, मैं क्लियर सुन नहीं पाया। आपको ये समझना होगा कि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ऐसे हीरे निकाले गए हैं कि उनको चौधरी चरण सिंह की लेगेसी से लेकर आज जैद की लेगेसी तक उनको एक एक चीज पता है, और वो चौधरी चरण सिंह और राष्ट्रीय लोकदल के वोटर के बारे में, उनके नजरिए के बारे में बहुत बारीकी से समझते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल, और ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ट्वीट किए जा रहे हैं, पिछला केतकी के समय का ट्वीट हो या आज का ट्वीट हो, जयंत चौधरी के दिमाग की उपज है नहीं। दूसरी बात यह, भाई पुष्पेंद्र जी की तो हिम्मत है, उन्होंने जयंत चौधरी को फोन भी कर लिया, मैसेज भी अंग्रेजी में आ गया, क्योंकि जयंत चौधरी को हिंदी तो आती नहीं है, और जो जयंत चौधरी का वोटर है वो अंग्रेजी के अलावा समझता नहीं है। और दूसरा, जयंत चौधरी के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी भी भाजपा ने दे रखी कि तमिलनाडु में उनको संस्कृत और हिंदी भी बचानी है, वेस्टर्न यूपी में तो कोई दिक्कत उनको है नहीं। आपको ये देखना होगा, क्या जयंत चौधरी वास्तव में विरोध जता रहे हैं या जताना चाहते हैं? अगर उनको विरोध जताना था तो आपके चैनल पे भी बाइट एक दे सकते थे, वो एएनआई को भी बाइट, तमाम बाइट दे रहे हैं, वो किसी चैनल को भी बाइट दे सकते थे, वो योगी जी को फोन भी कर सकते थे, वो अमित शाह जी को शिकायत भी कर सकते थे, वो नड्डा जी को भी कह सकते थे कि इस तरह से अगर आप करेंगे, हम एक इंडिविजुअल दल है, हमें बड़ी दिक्कत होगी। वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? मेरा मानना यह है नीरज जी कि जयंत चौधरी को समझ में आ गया है कि उनकी इस प्रकार की राजनीति अब चलने वाली है नहीं। और अगर आप पिछले कुछ दिनों से उनका व्यवहार आप देखें कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, अपने पार्टी के पदाधिकारियों, अपने किसी वोटर से मिलना जुलना बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता आपको जानकारी है कि नहीं है, कई खबरें छपी हैं अखबारों में कि उन्होंने अपने घर पे आए लोगों से मिलना जुलना उचित नहीं समझा और लोगों ने उनके घर के बाहर धरना दिया, और वो खबरें अगले दिन मुजफ्फरनगर और वेस्टर्न यूपी के अखबारों में छपी। तो ये क्या जताता है? मेरा मानना यह है कि जयंत चौधरी ने जान लिया है कि अब उनकी राजनीति इस पैटर्न पे चलने वाली है नहीं। पुष्पेंद्र जी ने बताया कि 2019 में वो 0 पे आउट हो गए थे, एकमात्र विधायक उनका आया था 2017 में, और वो जो है छपरोली से जीता था, और कुछ महीनों के बाद वो भी भाजपा में चला गया था। जयंत चौधरी ने जो मेहनत की थी 10 साल, अगर जयंत चौधरी को भाजपा के साथ जाना ही था, 14 में भी जा सकते थे, 17 में भी जा सकते थे, 19 में भी जा सकते थे, 22 में भी जा सकते थे, तो जयंत चौधरी क्यों नहीं गए? आज क्यों गए? इसके पीछे क्या रणनीति है? इसके पीछे क्या मजबूरी है? ये आपको समझना होगा। जयंत चौधरी सियासी तौर पे बुरी तरह जकड़े जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति को समाप्त करना चाहती है। जयंत चौधरी चाह के भी भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं जा पाएंगे, और मेरे सूत्र और पार्टी में जितने भी मेरे जानकार लोग हैं उनका कहना यह है कि जयंत चौधरी ने सब अपने, आप बताइए मुझे विधायक हो सकते नहीं मिल रहे हो? आप पूछिए पुष्पेंद्र जी से, क्या आप बता सकते हैं कि किसी विधायक से पिछले 10 दिन 15 दिन में वो मिले हो? नहीं मिलते हैं वो। उनका मानना यह है कि मेरी अभी राज्यसभा चल रही है, और जैसे ही मेरी राज्यसभा 27 या 28 में खत्म होगी, मुझे भाजपा ने ऑफर दिया है कि आप पार्टी विलय करिए और हम आपकी राज्यसभा एक बार और बढ़ा देते, तो मेरी राज्यसभा रिपीट होगी, तो भाजपा में मुझे 5-6 साल फिर मिल गए, तो मेरी राजनीति इतनी बहुत है। आगे मेरे वंश का कोई भी व्यक्ति राजनीति में आएगा नहीं, मेरी 2 लड़कियां हैं, वो अपने कैरियर में अपना काम करेंगी। तो जयंत चौधरी ने समझ लिया है कि मेरे बस की राजनीति करनी नहीं है, और मुझे लगता है ये सोच के ही वो चीजें कर रहे हैं। थोड़ी नूरा कुश्ती इसलिए कर देते हैं कि इनके जो ये चेले चपाटे हैं या पार्टी में जो लोग अभी माल पानी कर रहे हैं, वो अपना कोई ट्वीट करके अपना खाना पूर्ति कर देते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, आप सियासत समझिए,
कि चाहे वो संजीव बालियान हो, चाहे वो बागपत के पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह हो, और इसके अलावा तमाम जो जाट लॉबी है नेताओं की, वो भी चाहते हैं कि जयंत चौधरी अगर सियासी रूप में समाप्त होते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिलता है। और इसकी तैयारी सब नेता अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो हरेंद्र मलिक हो, चाहे वो सत्यपाल सिंह हो, और चाहे वो संजीव बालियान हो। अब मैं आपको, जैसा कि हमारी आपकी चर्चा भी हुई थी, मैं आपको जो अभी 2 दिन बाद 30 मार्च को एक बड़ी पंचायत होने जा रही है सिसोली में, और उसमें जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा। अब जाट आरक्षण का मुद्दा अगर सिसोली से उठेगा, वेस्टर्न यूपी में जाट आरक्षण का मुद्दा होगा, तो इस पर घेराई किसकी होगी? संजीव बालियान तो कह देगा भैया मैं तो हारा हुआ सांसद हूं, सतपाल कहेगा मुझे तो टिकट ही नहीं मिला। आज सत्ता में जयंत चौधरी है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से जयंत चौधरी को लड़नी चाहिए। और मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कहता हूं, क्या जयंत चौधरी इस काबिल हैं कि वो जाटों की पंचायत प्रधानमंत्री मोदी जी से करा दें, या उनका इतना रुतबा है कि वो अमित शाह से जाटों को मिलवा दें? अमित शाह का जो मूंछ का बाल है जाटों के यहाँ गिरवी रखा हुआ है पिछले चुनाव में। तो जो 2015-2017 में जो सारी चर्चाएं जाट आरक्षण और बाकी जाटों की डिमांड की चली थी, जाट उस पर भी कहीं ना कहीं जयंत को घेरने का रास्ता बना रहे हैं, और वो रास्ता बनवाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जयंत को निपटाने के लिए चीजें हो रही हैं, और जयंत चौधरी इस चीज को इसलिए नहीं समझना चाहते, या इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि वो राजनीति में मुझे लगता है आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जी, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी थी केपी मलिक सर आपकी। नीरज जी, हमारे तरफ एक कहावत कहते हैं कि भारी हाथ रखना, तो केपी मलिक साहब ने पहली टिप्पणी में काफी भारी हाथ रख दिया है। इसको हम लोग आगे और खोलेंगे। पुष्पेंद्र सर, घर में घिर गए हैं जयंत चौधरी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो भी जयंत चौधरी को लेके ये जो बातें अभी केपी मलिक साहब ने कही कि जयंत भाजपा के बारे में, गठबंधन की राजनीति में थोड़ा अगर हम पीछे जाएंगे तो हम ये जरूर पाते हैं कि भाजपा के साथ जो भी क्षेत्रीय दल साथ में आते हैं उनका कोई बड़ा विस्तार नहीं हो पाता। इतने दिनों से अपना दल पूर्वांचल की एक पार्टी पूर्वांचल में ही सिमट के रह गई। ओम प्रकाश राजभर को हमने देखा, वो जहां के तहां सिमट कर रह गए। भाजपा के साथ जो भी क्षेत्रीय दल आते हैं वो विस्तार नहीं पाते हैं, जबकि पोस्ट मोदी जो पॉलिटिक्स भारतवर्ष में है उसमें अभी हम लोग इंडिया अलायंस में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष लोकसभा चुनाव लड़ा, मिलजुल कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और भाजपा को हराने में कामयाब हो गए। कांग्रेस के सांसद भी जीत गए, जो लगातार 2 चुनाव से 1-2 सांसद जीत रहे थे, तो 6 सांसद हो गए। अखिलेश यादव के इतने ज्यादा सांसद पहले कभी नहीं आए थे, उतने सांसद हो गए। जयंत चौधरी ने क्या गलती कर दी क्या भाजपा के साथ आकर कि उनको कोई एक विस्तार की आकांक्षा थी? 10 साल में उन्होंने अपनी एक पार्टी का एक जो क्षेत्रीय पार्टी थी, जिसको सीनियर चौधरी साहब के पास की लिगेसी जिस पार्टी के पास में थी, किसान की पार्टी, और आपने अभी अजगर मजगर की राजनीति वाली पार्टी कही, इस पार्टी की लिगेसी थी जिस पार्टी के पास लगा कि यह पार्टी एक बड़ा विस्तार लेगी। लेकिन क्या जयंत चौधरी ने गलती कर दी भाजपा के साथ आके? कोई नया विस्तार होता नहीं दिख रहा है, सरकार में वो ज्यादा सक्रिय नहीं है, क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनमें वो फंसते नजर आ रहे हैं, उनके मन के जो मुद्दे हैं उनमें उनको क्रिप्टिक ट्वीट करना पड़ रहा है। खुल के ये भी नहीं वो कह सकते कि नहीं एसपी साहब आपका बयान गलत है, इस बयान पर ऐसे समाज नहीं चलेगा जो आपने अंग्रेजी में बताया सर, ये हिंदी में जयंत चौधरी कह तो सकते हैं ना, यानी खुल के तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं ना। देखिए, मलिक साहब ने वाकई बहुत भारी बातें कही हैं, और क्योंकि वो सीनियर हैं तो उनका हक भी बनता है सब कहने का। लेकिन मैं 2-1 बातें कहना चाहूँगा। जो अभी मलिक साहब ने कहा 2014, 2017, 2019 और 2022, मलिक साहब को भी जानकारी होगी और मेरी भी अपनी जानकारी दुरुस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के उस समय भी चौधरी अजीत सिंह पर बहुत ऑफर आते थे, और वो जयंत ही थे जो मना कर देते थे और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने से पीछे हट जाते थे। कारण वही था जो दूसरी शर्त मलिक साहब ने बताई कि पार्टी मर्ज कर ली जाए, और इस पर वो एग्री नहीं होते थे। बाद में ये हुआ कि भाई चारू के नाम से अलग पार्टी रहे, आप लोग इसमें आ जाएं। ये सारी बातें इनकी कोई भी पुष्टि भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर भरोसा किया जाए सारी जानकारियों पे तो ये दोनों ही बातें मलिक साहब की उचित है। अब सवाल आता है जाट आरक्षण का, जाट महापंचायत का। वक्त और इतिहास बार बार दोहराता है, बार बार वही पन्ने खुलते हैं।
2014 से पहले यूपीए सरकार में चौधरी अजीत सिंह मंत्री थे और वो उस समय मोल भाव कर रहे थे यूपीए सरकार में। भारतीय जनता पार्टी में जाने का उनका मन भी था, जयंत जी नहीं जाना चाहते थे। तो जाट आरक्षण का शिगुफा उस समय छूटा था, घोषणा हो गई थी, सबको मालूम था कि अदालत में ये फैसला टिकेगा नहीं, और वही हुआ भी। मलिक साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही याद है, सही चीजें याद करके बोल रहा हूँ, ऐसा ही था, स्थितियां ऐसी परिस्थितियां थी। तो नहीं, पुष्पेंद्र जी सही कह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं पुष्पेंद्र जी आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ। और मैं बीच में बात छूट गई थी, वो भी साथ ही कह देना चाह रहा हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि चाहे 2014, 17, 19, 22 तक भी जयंत चौधरी इसके घोर विरोधी थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाह रहे थे। ये मैंने आज भी कहा कि वो नहीं जाना चाह रहे थे, कोई मजबूरी है जाना। दूसरी बात ये थी कि जयंत चौधरी ने जो 10 सालों में मेहनत की थी अकलियत के लोगों को जोड़ने के, जो अल्लाह अकबर के नारे लगे थे, उसमें बहुत बड़ा योगदान जयंत चौधरी का था। जी, कोई शक नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब परिस्थिति आई कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, उस समय को अगर हम उस समय पे चले जाते हैं 2022 से लेके 2024 से पहले तक, उसमें कई बातें हुई। पहले तो जब अखिलेश ने राज्यसभा में इन्हें भेजा तो बहुत मोल भाव एहसान सा दिखा के भेजा था। फिर आपको मालूम है कि वो मथुरा वाली सीट लाठर को दी, और सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से जो मतभेद उत्पन्न हुआ वो हरिंद्र मलिक कर दिया था, अनाउंस कर दिया था। तो शायद ये उनके दिल पर लगी, क्योंकि वो वहाँ पे शायद संजीव बालियान के सामने किसी और को लड़ाना चाहते थे या कुछ भी था। और साथ में जो राजनीति, जाट राजनीति है, चाहे वो संजीव बालियान हो, सत्यपाल सिंह हो, जिनका कद इस समय छोटा हो गया है, वो हमेशा इन्हें घेरने में लगे रहेंगे। और उसकी शुरुआत कई तरीके से यहाँ पर हुई भी है। संगीत सोम ने तो खुल के ही कह दिया था, हालांकि वो जाट नहीं है, पर आपको भी मालूम है इन सारी बातों का, और इन्हें दोहराने से कोई लाभ नहीं है। पर एक बात में थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ मलिक साहब से। मलिक साहब कह रहे थे कि वो लोगों से मिल नहीं रहे, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। मेरठ में भी आए हैं, दूसरी जगह भी आए हैं, लोगों के दुख में, लोगों की खुशी में वो गए हैं, और जयंत जा रहे हैं और मिल रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो उनकी समस्याओं को कितना एड्रेस कर पा रहे हैं या उनकी डिमांड्स को कितना पूरा कर पा रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पर जितनी मेरी जानकारी है वो लोगों से मिल रहे हैं, उनके दुख सुख में आ भी रहे हैं, ये मेरी जानकारी है। ये जरूर है कि वो किसी ऑफिशियल कार्यक्रम के बहाने ही आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसी काम से आ जाएं या उसी वजह से आ जाएं। तो वो, लेकिन उनके घिरने में देखिए, जैसे उन्होंने भाई इतना सब कुछ सौंपा, सींचा, और बड़ी मुश्किल से 2013 से जो बिखरा हुआ था और जो जमीन बिल्कुल सूख गई थी, उस जमीन को हरा भरा करा, दोबारा से उसमें मुस्लिम और जाटों को जोड़ा, तो झटका तो बड़ा था। और ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब छोटे दल या क्षेत्रीय दल जाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि वो बहुत पनप नहीं पाते। तो ये सारी बातें उनके बैक ऑफ द माइंड में आसपास के लोग रोज कहते ही होंगे। और फिर जिस तरह से ये एक तरह से एक्सट्रीम हो रहा है, चाहे वो संभल से शुरू हुआ हो, चाहे वो काशी और मथुरा की बातें जिस तरह से योगी जी कह रहे हों, फिर नमाज की बातें, कांवड़ के समय पे पहले कपिल देव ने कह दिया था मुजफ्फरनगर के भाई नाम लिखने पड़ेंगे मुस्लिमों को, अब उन्होंने डिमांड कर दी है कि नवरात्र में मीट और मांस की दुकानें बंद कर दी जाएं, और ये डिमांड सब तरफ से आने लगी है। तो जो ये माहौल बन रहा है उसमें अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो ये तो निश्चित है ना मलिक साहब कि उन्हें फिर मुस्लिम वोटों से तो हाथ धोना पड़ता है। और अगर मुस्लिम वोटों से हाथ धोते हैं तो खाली एक बिरादरी, जाट बिरादरी, जिसमें कि पूरे 100% ना हो, तो आगे की जो पॉलिटिक्स है, आगे की जो राजनीतिक जमीन है, वो तो फिर साफ होती हुई दिखाई देगी। तो इन आशंकाओं में घिरे बैठे होंगे जयंत, और उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी और किस तरह से वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे होंगे, मुझे लगता है ये दोनों ट्वीट उनकी एक झलक मात्र देते हैं। ठीक है, कोई द्वंद्व है, राजनीतिक द्वंद्व में हैं जयंत चौधरी, नीरज जी। और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा कि मुसलमानों का वोट तो जो छिटकने का डर है सो डर है ही, जाटों के वोट का अगर हम अंक देखें, जो CSDS का डेटा कहता है, कभी ऐसा नहीं रहा आफ्टर मोदी 2014 के बाद कि जाट भाजपा का पूरी तरीके से साथ छोड़ के गए हों।
60% से अधिक जाट, जब किसान आंदोलन चल रहा था और तमाम मामले चले थे तो भी उसके बाद 60% से अधिक जाट वोटर्स ने भाजपा को अपने प्रथम प्राथमिकता की पार्टी के तौर पर चुना था और भाजपा के साथ वो गए थे। तो जयंत चौधरी ने एक अलग किस्म की सियासत की थी जिसमें जाट भी थे, मुसलमान भी थे, पिछड़े भी थे, दलित भी थे। और आप याद करिए कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जयंत चौधरी ने कहा था कि मैंने अपने विधायकों और सांसदों से कहा है कि अपने निधि का 50% इस्तेमाल आता, कुछ 35 या 50, मतलब ऐसा ही था कि दलित और आदिवासी जो उसमें मतलब जो कम्युनिटी है उनके हितों के लिए करिए। लेकिन वो जयंत चौधरी का एक दौर दूसरा था और ये जयंत चौधरी का एक दौर दूसरा है। के मलिक साहब, मैं जयंत चौधरी पर बात, मेरा एक अलग सवाल ये है कि अगर ये जैसा एक्सट्रीम पॉलिटिक्स, पुष्पेंद्र जी ने कहा कि एक्सट्रीम पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, इस एक्सट्रीम पॉलिटिक्स के दौर में जयंत चौधरी जो सरपरस्ती पश्चिमी यूपी का करने का क्लेम करते थे अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले तक, भाजपा में जाने से पहले तक, अगर वो शांत हैं, वो खुल के कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है विपक्ष में, इसका फायदा किसको मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी, जो आप कहते हैं कि हरेंद्र मलिक अपने तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस इस वैक्यूम का, जो विपक्ष में जो खास करके मुसलमान है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जिसको लग रहा है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है पश्चिमी यूपी में, क्या इस वैक्यूम का फायदा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस को हो सकता है? देखिए, अगर आप देखें पिछले चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव में, आपकी वेस्टर्न यूपी की शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ भी जीतते जीतते वो लगभग रह गए। और अगर सीरियस किसी व्यक्ति को वो बागपत पे भी टिकट देते तो समाजवादी पार्टी बड़ा झटका राष्ट्रीय लोकदल को बागपत जैसी सीट पर दे सकती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने नॉन सीरियस व्यक्ति को टिकट दिया जिसका कोई लेना देना नहीं, वो शर्मा है, ब्राह्मण तो वहां बहुत कम तादाद में है, और दूसरा उसको कोई सीरियस कैंडिडेट ले नहीं रहा था। अगर आप विश्लेषण करेंगे वेस्टर्न यूपी का, तो यहाँ पे जनाधार बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। और आने वाले समय में मैं देखता हूं कि अगर जयंत चौधरी का यही रवैया रहा तो यहाँ लड़ाई जो है भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी की होगी। क्योंकि सहारनपुर का अगर आप देखेंगे वो कांग्रेस के सांसद हैं, तो कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़ते हैं तो यहाँ पे बड़ा नुकसान जयंत चौधरी को तो होगा ही, भाजपा को भी होगा। और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्ट जयंत चौधरी बन चुके हैं। और अगर जयंत चौधरी विलय भी भारतीय जनता पार्टी में कर लेते हैं तो मुझे जयंत चौधरी को कोई बड़ा नुकसान दिखाई नहीं देता। बिना मुसलमानों के भी जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी प्लस अपना जो उनका वोट है जाट का, जो अभी थोड़ा सा उहापोह की स्थिति में रहता है जयंत के पीछे, वो समाजवादी में जाता है या वो कहीं अलग लड़ते हैं तो अलग जाता है, तो एक मुश्त भाजपा में जाएगा। और जाट को कोई विरोध नहीं है भाजपा में जाने के लिए। जाट सहजता से समाजवादी पार्टी के साथ कभी नहीं जाता, लेकिन जाट सहजता से भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है। ये चाहे चौधरी अजीत सिंह का टाइम हो, चाहे जयंत चौधरी का टाइम, आप देखेंगे तो ये चीजें दर्शाती हैं। तो जयंत चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भी अपनी राजनीतिक पारी खेलना चाहते हैं तो मुझे कोई बड़ा नुकसान उनका दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसमें यह रहेगा कि वो अपने एक दो चहेते लोगों को टिकट दिला सकते हैं सांसदी का और खुद सांसद बन सकते हैं। दूसरा, वो 2, 4, 10 जो है अपने विधायकों को टिकट दिला सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए। इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत भारतीय जनता पार्टी में होगी, मुझे इसमें थोड़ा सा संशय है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो सर्वे सर्वा थे, एक हिसाब से देखेंगे एक समय में यह था कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता संजीव बालियान थे, आज तो वो बाहर हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता में भी जयंत चौधरी हैं और जयंत चौधरी का कद भी बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर कल को विलय कर लेते हैं जयंत चौधरी तो ये सत्यपाल सिंह और ये संजीव बालियान, भूपेंद्र चौधरी, इनका तो कद ही खत्म हो जाएगा। तो इनको उस कद को भी लेकर घबराहट है और ये चाहते हैं कि जयंत चौधरी को कैसे निपटाया जाए, इसलिए उसकी जड़ें खोदने का काम ये लोग लगातार करते रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि बीच में हवा भी चली थी कि मुजफ्फरनगर में जो संजीव बालियान चुनाव हारे हैं उसमें भी कहीं जो पर्दे के पीछे की भूमिका थी कि जयंत ने अपने लोगों को इशारा कर दिया है कि भाई इसने चौधरी साहब को चुनाव हराने का काम किया था, इसको नहीं जीतना चाहिए।
और ये भी सुख बुगाड़ लगातार चलती रहती कि राष्ट्रीय लोकदल का जितना वोट संजीव बालियान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और वो वोट शिफ्ट कर गया हरिंदर मलिक को। तो इस तरह की चर्चाएं भी लगातार चलती रहती हैं। लेकिन हरिंदर मलिक उस एरिया के पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, वो जाटों में तोड़फोड़ करते हैं, प्लस उनके साथ मुस्लिम और पिछड़ा वोट आता है, इसलिए वो हमेशा इनके लिए चुनौती बने रहेंगे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जयंत चौधरी क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के ये ट्वीट आ रहे हैं इससे मैं साफ तौर पे कह सकता हूं कि उनकी कोई बड़ी मंशा मुझे नहीं दिखाई दे रही। या तो वो ये करें कि बड़ा बयान कोई दें, या वो सीधा सीधा योगी के लिए करें। अगर योगी का विरोध संजीव बालियान शामली में जाके कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अगर योगी का विरोध नंद किशोर गुर्जर एक सामान्य विधायक दे सकते हैं, तो जयंत चौधरी को क्या दिक्कत है? अनुप्रिया पटेल अगर योगी के विरोध में कोई बाइट दे सकती हैं, वो सवाल उठाती हैं कानून व्यवस्था पे, तो जयंत चौधरी अगर कानून व्यवस्था पे सवाल उठा, जितना देखिए मैं ट्वीट के बारे में समझता हूं और मैं उस लेखक के बारे में समझता हूं, इसका एक वर्ड निकलता है तानाशाही। कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है और अफसर जो है किसी की सुन नहीं रहे। मेरे ख्याल से यही इसका मतलब है। तो यही बात आप मीडिया में आके कहिए या फोन करिए सीधा योगी जी को, आप क्यों डर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि आप खुल के मैदान में नहीं आना चाहते, लेकिन आप दिखाना चाहते हैं कि मैं विरोध कर रहा हूं। तो ये उनकी अपनी कोई रणनीति हो सकती है जो कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आती। बिल्कुल सही बात है तो कि कर रहे हैं, लेकिन सीना ठोक कर नहीं कर रहे हैं, दबी जुबान से कर रहे हैं जयंत चौधरी। इसलिए वो अपने वोटरों को क्या संदेश दे रहे हैं इसके जरिए, ये सवाल वाकई खड़ा होता है। जयंत चौधरी, जैसा अभी हमारे मेहमानों ने भी बताया कि जयंत चौधरी की पार्टी पर जाटों की पार्टी होने का भले ही तमका लगता हो, लेकिन उन्हें मुसलमान का वोट मिलता है, दलित का वोट मिलता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटों पर 30-40% मुस्लिम वोट है, बहुत सारी सीटों पर 30-40% दलित वोट है। जाट तो बल्कि सबसे कम मुझे लगता है कि 20-25% ही वहां पर है। तो ऐसे में जब रामजी लाल सुमन यानी समाजवादी पार्टी के दलित सांसद पर करणी सेना का हमला होता है, तो वहां भी एक दलित सेंटिमेंट जो है वो बीजेपी से विमुख होता है। यहां भी मुझे लगता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जयंत चौधरी के लिए आता होगा। मुस्लिमों के मुद्दे पर वो दिखता है, लेकिन जैसा केपी मलिक ने कहा कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। बार बार वो अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है कि डिनर कौम के गम में करते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर जी को बहुत है मगर आराम के साथ। तो जयंत चौधरी साहब, ये आराम के साथ रंज जो है वो तो नहीं चलेगा। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि जयंत चौधरी की जो बीजेपी के साथ दोस्ती है, केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं मिलती है। जो ये एक इसके अलावा जो गठबंधन है ये वो किस तरह से आगे ले जाते हैं, किस तरह से अपनी पार्टी के नेताओं को और अपने बरसों से अपना साथ दे रहे समुदायों को अपने साथ रख पाते हैं, इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। केपी मलिक, पुष्पेंद्र शर्मा, आगे भी जब इस मुद्दे पर बात होगी तो हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक इसकी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।